एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी कैसा एंगल है बच्चों, आपका फिगर में देख सकते हैं स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होता है 180 डिग्री। अगर यहाँ आप एंगल ए ओ बी देखोगे ये पूरा, तो ये कितना है ए ओ सी यानी इस एंगल के इक्वल, प्लस सी ओ डी यानी ये वाला एंगल, और बी ओ डी यानी ये, इन सब के प्लस के इक्वल है। तो ए ओ बी की जगह तो 180 रखोगे क्योंकि ये टोटल एंगल है, तो यहाँ क्या लिखोगे 180 डिग्री। ए ओ सी कितना है 60 डिग्री, सी ओ डी कितना है x, और बी ओ डी कितना है 30। तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 180 इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स, 180 में से 90 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया, आगे समझ में? तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल जो है ये कितना है 90 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर एक और है आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका कंप्लीट एंगल के ऊपर। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये पढ़कर आए होंगे आप अभी। तो ये एंगल अराउंड अ पॉइंट होता है, तो ये ऐसे समझो ए ओ, ये ए है, ओ बी सी डी ई, ये एंगल आपका 60 है, ये 80 है, और ये दे नहीं रखा आपको। फिर ये एंगल मान लीजिए आपका 20 डिग्री है, और ये कितना है x। और अब आपसे पूछा है कि x निकालना है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट, क्या बताया हमें, हम इसमें लिखेंगे कि एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। कितना होता है 360। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360। और इस पूरे एंगल में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं वो देख लो। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ए ओ डी ये एंगल, प्लस एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल, ठीक है, और प्लस एंगल ई ओ बी ये, और प्लस एंगल सी ओ ई यानी ये एंगल। सारे एंगल हो गए, इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो ए ओ सी कितना है भाई, ए ये है, ओ ये रहा, और सी है, तो ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। ए ओ डी कितना है आपका 80 डिग्री। ये बी ओ डी दे नहीं रखा, तो अभी इसे बी ओ डी ही लिख लो। और ई ओ बी कितना है आपका x, और सी ओ ई कितना है 20 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 360 इक्वल्स टू आएगा, ये क्या आएगा इक्वल्स टू। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब देखो 60 और 80 मिलकर कितने हो जाएंगे 140, और 140 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे भाई, ये हो गए 140 प्लस 20 प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इनको प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160, और एंगल बी ओ डी प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए जो एंगल बी ओ डी है इसे फिगर में देखो, ये रहा बी ओ डी, ये बी ओ डी 60 के इक्वल होगा क्योंकि ये बिल्कुल आमने सामने है, तो ये क्या होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर आप देखो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में बनेंगी, ठीक है, यहाँ यहीं पे समझ लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है आपकी और एक स्ट्रेट लाइन ये है। ये स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है ए बी, और इसका क्या नाम है सी डी। ये क्या है आपका इंटरसेक्शन, और ये एंगल गिवन है कितना 60। तो फिर एंगल बी ओ, अच्छा डी था इसमें, तो इसे बी कहा था हमने, तो बी किसे कहा था फिर, अच्छा ऊपर सी, इधर सी आएगा और इधर क्या आएगा डी। तो ये बी ओ डी यानी ये एंगल,
ये किसके इक्वल होगा 60 के, और इसका रीज़न क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 60, तो इसे ही पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12 सॉरी 220। ये हो जाएगा आपका, प्लस कर लो इसे 120 तो 220 220 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 360 माइनस 220 यानी 140 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है। चलें आगे, आगे तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट देखना है, दोबारा से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ लिया। तो यहीं पर एक टाइप का और एंगल है। तो हमने जब टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े थे तो उसमें इससे पहले कितने नंबर हो गए थे हमारे क्वेश्चन से पहले 7 8 6। देखो 7 टाइप का हम एंगल पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ते हैं। क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट in common then they are said to be intersecting line। अगर हमारे पास ऐसी लाइंस हैं जिनमें एट लीस्ट मतलब एक पॉइंट ओनली वन पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन ये है हमारे पास ए बी, और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है सी डी। तो बताओ इनमें एक पॉइंट कॉमन है या नहीं है ओ। एक पॉइंट मान लीजिए कि एक पॉइंट इस पर क्या है ये ओ है, तो ये ओ पॉइंट क्या है कॉमन। तो फिर देयरफॉर हम ये क्या कह सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें क्या कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही बस ये स्पेलिंग्स वगैरह याद हो जाएंगे, नई नई टर्म्स जो है ना तुम्हें समर्थ ऐसे याद हो जाएंगे। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, बताओ यहाँ तक सब समझ में आए? क्लियर हो गया बच्चों ये? अब देखो जब इंटरसेक्टिंग लाइन की डेफिनेशन समझ में आएगी तभी तुम्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर जैसे एंगल BOC बन रहा है ये, और एक एंगल बन रहा है AOD, तो ये आपस में क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। AOD और एंगल BOC ये आपस में क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरीके से ये जो एंगल है और ये जो एंगल है यानी एंगल AOC और एंगल BOD आमने सामने के एंगल। दो स्ट्रेट लाइन बनाई आपने और उन दो स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जो आमने सामने के एंगल हैं, ये एंगल के सामने ये एंगल है तो ये वर्टिकल अपोजिट, और इसके सामने ये है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सबको समझ में? ठीक है, कौन सा पॉइंट था ये 7th। चलिए 8th लेते हैं। 8th में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पेयर। क्या पढ़ेंगे हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से पहले एडजेसेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा है। और पहली देखो कितना पढ़ा हुआ अब आपको एडजेसेंट एंगल्स। मैं उसमें लैंग्वेज में लिखता हूँ फिर समझना कि टू एंगल्स जैसे लिख सकते हैं व्हेन टू एंगल्स हैव वन आर्म इन कॉमन, वन आर्म इन कॉमन एंड वन वर्टेक्स। या फिर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, व्हेन टू एंगल्स हैव वन कॉमन
कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। ठीक है, ये ऐसे ही लिख दूँ जब लिख दिया मैंने, द व्हेन टू एंगल्स हैव वन आर्म्स इन कॉमन एंड वन वर्टेक्स कॉमन। सेंस नहीं बनेगा ऐसे, रुक जाओ मैं सही कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन टू एंगल्स हैव वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म and others are on opposite side of common arm, then these angles are said to be एडजेसेंट एंगल। ठीक है, समझते हैं। पहली बात तो दो एंगल लेने पड़ेंगे हमें, तभी तो हम चेक कर सकते हैं कि वो है या नहीं। तो पहला पॉइंट क्या चेक करेंगे कि उनमें कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। ये पहली चीज़ क्या वो करेंगे हम उसमें। दूसरी चीज़ क्या होगी? वन कॉमन आर्म होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या होगी? अदर आर्म इज़ अपोजिट साइड ऑन द कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड में होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? तो कितने पॉइंट्स में हम एडजेसेंट एंगल को देख सकते हैं? 3 पॉइंट। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक एंगल बनाया ए ओ बी, और इसमें ये मैंने एक रे ले ली सी। यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है एंगल AOC, और एक एंगल ये बन रहा है एंगल BOC। और मैं ये पढ़ा कर आया हूँ तुम्हें पीछे कि अगर ये एक एंगल है तो इसमें क्या होगा? 2 आर्म्स होंगी एंड 1 वर्टेक्स। बताओ ये एंगल की डेफिनेशन पढ़ाता है नहीं पढ़ाता? तो ये जो एंगल AOC है इसमें फर्स्ट आर्म क्या होगी तुम्हारी? तो OA ले सकते हैं। सेकेंड आर्म क्या होगी? बताओ भाई। OC। भाई एक आर्म ये होगी आपकी OA, और एक आर्म क्या होगी? OC। और बताओ इनका कॉमन एंड पॉइंट क्या हो गया? O। तो फिर वर्टेक्स क्या होगी इसमें? OC। वर्टेक्स OC होगी। क्या होगी? O होगी, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 आर्म्स। अब देखो इसे चेक करते हैं। ठीक है ना, ये दूसरा एंगल है भाई, हमारा फर्स्ट एंगल था, और ये कौन सा एंगल है हमारा? सेकेंड। तो इसे देख के बता सकते हो इसकी आर्म्स वगैरह। तो इसमें भी क्या होंगी? वही सेम ही 2 आर्म्स होंगी, 2 आर्म्स, और क्या होगा? 1 वर्टेक्स। ठीक है, तो बताओ इसकी फर्स्ट आर्म क्या होगी? OB। सेकेंड आर्म क्या होगी? OC। और कॉमन वर्टेक्स क्या होगा? वो वर्टेक्स क्या होगा? O। अब देखो क्या इनमें, इन दोनों में क्या कॉमन आर्म है? यस, कॉमन आर्म है। यस, यानी फर्स्ट वाली बात आ गई इसमें। क्या इसमें कॉमन वर्टेक्स है? यस, दोनों बातें आ गई हमारी भाई। ठीक है ना, अब ध्यान से इसमें देखो डायग्राम में। तो अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो आर्म है, ये वाली, ये क्या है हमारी? ये हो गई कॉमन आर्म भाई। इस एंगल में भी आएगी और इसमें भी आएगी। ये क्या हो गई हमारी? कॉमन वर्टेक्स। तो दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तीसरा पॉइंट क्या था ये बताओ? तीसरा पॉइंट था कि इस एंगल की एक तो कॉमन आर्म हो गई, इसकी भी एक कॉमन हो गई, तो इसकी जो बची हुई है और इसकी जो बची हुई है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होंगे। यानी अगर एक लेफ्ट साइड होगी तो दूसरी कौन सी साइड होगी? राइट साइड। क्या है? यस। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही? तो जो हमारी OA एंड OB हैं, यानी जो दोनों एंगल की रिमेनिंग आर्म है, रिमेनिंग आर्म बचा हुआ हाथ है, वो कहाँ पर है? दे आर ऑन अपोजिट साइड। दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। वो कहाँ पर है? अपोजिट साइड है किसके? कॉमन आर्म के। एक बार देखो फिर से, ये केस था हमारा,
ए ओ बी, ये देखो कॉमन आर्म हो गई सी, ठीक है ना। तो ये तो दोनों में कॉमन आर्म हो गई, ये दोनों में कॉमन वर्टेक्स हो गई। इस एंगल की बची हुई आर्म ये है और इस वाले एंगल की बची हुई आर्म क्या है, ये बताओ। दोनों इसके अपोजिट साइड हैं नहीं, ये कहाँ पर है इसके लेफ्ट साइड और ये कहाँ पर है राइट साइड। तो तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए। पहला किसका हो गया कॉमन आर्म, दूसरा किसका हो गया, और ये लेफ्ट और राइट वाला क्या हो गया आपका तीसरा। बताओ समझ में नहीं आया। तो एक बीच में होना चाहिए, एक आर्म इधर होनी चाहिए और एक आर्म इधर, तो फिर ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे आपके एडजेसेंट। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एंगल AOC और एंगल BOC आर एडजेसेंट। कैसे हो गए बच्चों ये एडजेसेंट हो गए। बताओ क्लियर हुआ नहीं, सब क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक सब कर लिया। चलो तो मुझे अब ये बताओ, इसी में मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल 1, AOB, इसको मैंने x मान लिया। अब मुझे बताओ किसमें एंगल AOX एंड एंगल AOB, दूसरा एंगल BOX एंड एंगल AOB, फिर तीसरा एंगल AOX एंड एंगल XOB, और जी फोर्थ लिख लेते हैं एंगल XOA एंड एंगल BOX। बताओ इनमें से कौन सा एडजेसेंट है और क्यों है। तो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे बताओ। डेफिनेशन पहले वाले में चेक करो, इसकी एक आर्म क्या हो जाएगी OA, तो क्या इसमें भी O है, यस, तो कॉमन आर्म है। फिर बीच में क्या होती है वर्टेक्स, इसमें भी O इसमें भी O। अब बताओ क्या चीज़ चेक करनी है, अपोजिट जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म क्या है इसमें बताओ OA। भाई इसमें भी OA आ रही है इस वाले एंगल में AOX में, और AOB करोगे तो उसमें भी आ रही है। तो एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। इस एंगल की सेकंड आर्म क्या है ये, और इस एंगल की सेकंड आर्म क्या है ये। तो बताओ जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड हैं, उसके सेम साइड हैं। देखो तुम्हें एंगल समझ में नहीं आ रहा है इसलिए गड़बड़ कर रहा हूँ। ये कैसा एंगल है AOX, तो कहाँ पर है ये, ठीक है ना। और फिर तुम्हारे पास क्या है AOB, वो क्या है ये रहा। तो यानी एक एंगल ये है और एक ये है। तो ये बताओ ये वाली आर्म कॉमन है या नहीं है, दोनों में कॉमन है, ये वर्टेक्स कॉमन है। तो इस एंगल की ये जो फर्स्ट एंगल है इसकी दूसरी आर्म क्या है ये, ठीक है ना। और दूसरा जो बड़ा वाला एंगल है उसकी आर्म क्या है दूसरी ये। तो ये दोनों आर्म इस कॉमन आर्म के एक साइड हैं या अपोजिट साइड हैं, तो ये एडजेसेंट होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आई बात या नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो ये वाला, इसके लिए डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। क्या था ये AOB और ये X, चेक करो BOX कहाँ पर है, BOX ये रहा, ठीक है जी। फिर है AOB, तो AOB क्या है ये। तो अब देखो इनमें कोई कॉमन आर्म है क्या, देखो इसमें OB आ रही है और इसमें भी OB आ रही है। तो यानी ये OB जो है ये इस फर्स्ट एंगल में भी आ रही है और इस सेकंड एंगल में भी आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है, डायग्राम से दिख रहा है तुम्हें ये पक्का, ठीक है भाई। ये O से B तक जब तुम AOB लिखोगे और जब तुम BOX लिखोगे या XOB तब भी तो आएगी दोनों में। तो ये क्या हो गई आपकी कॉमन आर्म, ठीक है, आर्म हाथ को कहते हैं ना। ये कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है बताओ। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन वर्टेक्स, ये दोनों सेटिस्फाई कर दिया इसने या नहीं। अब मुझे बताओ तीसरी चीज़ क्या थी, अदर आर्म। तो एक तो ये वाला एंगल है तो इसका दूसरा हाथ कौन है OX, और एक बड़ा वाला है उसका दूसरा हाथ कौन है OB। तो बताओ ये दोनों इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड हैं, एक ही साइड है, राइट लेफ्ट साइड है दोनों। भाई ये भी लेफ्ट साइड है इसके और ये भी क्या है लेफ्ट साइड। और जबकि अभी इससे ऊपर वाला हमने पढ़ा था तो उसमें कॉमन आर्म कौन सी थी, ये वाली। तो उसमें ये कौन सी साइड थी, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी साइड थी, लेफ्ट साइड। तो इसलिए ये दोनों भी क्या नहीं थे एडजेसेंट। तो ये भी क्या नहीं होंगे एडजेसेंट, क्योंकि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कॉमन आर्म है, यस, कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन जो रिमेनिंग साइड है, जो रिमेनिंग आर्म है
जो रिमेनिंग साइड एंगल की दो साइड होती है ना, एक ये फर्स्ट आर्म हो गई और एक ये सेकंड। तो यहाँ पर दो एंगल हैं एक तरीके से देखा जाए तो, एक है BOX और एक क्या है BOA। तो अब देखो इसमें OB क्या है आपकी, ये तो कॉमन आर्म हो गई, O वर्टेक्स भी क्या हो गया कॉमन, तो बची हुई OX और OA, इसे चेक कर लो। OX और OA ये क्या है, इसके कॉमन के सेम साइड है। अगर ये अपोजिट साइड होते तो आंसर आ जाता है यस। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, हमारा आंसर नहीं है। अब हमें AOX और BOX देखना है। तो देखो AOX क्या होगा हमारा, देखो ये A है, ये O है, ये X यानी ये वाला एंगल, और BOX कौन सा होगा, ये होगा। तो AOX और BOX, तो बताओ ये वाली साइड क्या हो गई, कॉमन हो गई, ये वर्टेक्स कॉमन हो गई। अब इस वाले एंगल की एक बची हुई साइड कौन सी है, O है, और इस वाले एंगल की बची हुई साइड क्या है, ये जो कॉमन आर्म है उसके क्या है, लेफ्ट साइड, और ये कॉमन के कौन सी साइड है, देख लो ना अपने हाथ की साइड, ये इस साइड है, इस साइड है। तो बताओ ये दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस दे आर एडजेसेंट। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से बना लो इसे। देखो AOB और ये बीच में है X, ठीक है ना। तो एक बार तो हम ले रहे हैं AOX और एक बार क्या ले रहे हैं ये, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। जब इस वाले को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, AOX लिखोगे, और जब इसको लिखोगे दूसरे वाले को तो BOX। बताओ ये दो बार आ गई नहीं आ गई, तो यानी ये क्या हो गई कॉमन, वर्टेक्स क्या हो गया कॉमन। इस एंगल की बची हुई भाई एक साइड तो ये हो गई, तो बची हुई साइड क्या हो गई, मेरे लेफ्ट साइड हो गई, और इसकी बची हुई कहाँ हो गई, राइट। तो कॉमन आर्म के ये जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन सी है, OX। तो इस एंगल की एक हाथ इसके राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर सॉरी, लेफ्ट साइड, और इस वाले एंगल का बचा हुआ किस साइड है, राइट साइड। तो अपोजिट साइड हो गए नहीं कॉमन आर्म के। तो बताओ तीनों पॉइंट लग रहे हैं इसमें या नहीं लग रहे हैं। कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, O, यस कॉमन वर्टेक्स है। दूसरा कॉमन आर्म कौन सी होगी, OX, ये भी क्या हो गया है, यस। तीसरा क्या होता था, रिमेनिंग आर्म ऑफ बोथ एंगल्स आर ऑन अपोजिट साइड। किसके अपोजिट साइड होगी, अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। जो बची हुई आर्म है, क्योंकि ये तो कॉमन आर्म होगी, तो जो बची हुई आर्म होगी ऑफ बोथ एंगल, दोनों एंगल की बची हुई आर्म्स कहाँ पर होंगी, अपोजिट साइड होंगी किसके, कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म क्या है, ये एक इसके लेफ्ट साइड है तो एक इसके राइट साइड। यहीं से इंग्लिश सीख जाओगे, इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे यहीं से। बताओ क्लियर हुआ, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो हमने क्या पढ़ लिया, एडजेसेंट पढ़ लिया। अब पॉइंट बताओ कौन सा है, नाइन्थ। देखिए नाइन्थ में हमारा आएगा लीनियर पेयर। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसके, देखो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखेंगे हम लोग टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो ये रही स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसका नाम लिख दिया हमने AOB, इसको ले दिया मैंने C। पहले मुझे ये बताओ कि एंगल AOC और एंगल BOC एडजेसेंट है या नहीं है, बताओ भाई। इस एंगल की ये क्या हो गई आपकी फर्स्ट आर्म हो गई, और ये क्या होगी सेकंड आर्म, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका BOC, इसकी ये क्या हो गई फर्स्ट आर्म, और ये क्या हो गई सेकंड। दोनों एंगल की सेकंड क्या हो गई कॉमन, वर्टेक्स क्या हो गई कॉमन, और ये जो कॉमन आर्म है जो फर्स्ट एंगल की बची हुई साइड है फर्स्ट, वो कहाँ पर आ रही है, लेफ्ट साइड, और ये कौन से आ रही है, राइट साइड। तो AOC एंड AOB क्या हो गया, आर एडजेसेंट। क्या हो गए
एडजेसेंट एंगल्स। फिर वही बात है, मानना नहीं है, जानना है, ठीक है ना, समझना है। मतलब बताओ एडजेसेंट हुए नहीं हुए? तो एडजेसेंट हुए तो फिर ये दोनों क्या हो गए? ये हो गए लीनियर पेयर। और दो एंगल अगर लीनियर पेयर होंगे तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? स्ट्रेट एंगल। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ समझ में आई नहीं है? अब कोई कहे कि इसे प्रूफ करो कि ये जो लीनियर पेयर है 180 डिग्री होता है, इसे प्रूफ करो, तो कैसे करोगे प्रूफ? पहले एक स्ट्रेट लाइन लोगे, ए बी एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसी में एक एंगल बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ पर इसको बी कहोगे और ये क्या हो गया? ओ। तो अब यहाँ पर एंगल ए ओ बी एंड एंगल, सॉरी इसको सी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं। क्या क्या चीज़ चेंज होगी? ए ओ बी हो गया, इसको सी बोलेंगे। हाँ, तो ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर टू क्या है? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है स्ट्रेट लाइन का? ए ओ बी। बताओ समझ में आया नहीं आया? अगर ये लैंग्वेज मिलेगी तो डायग्राम बना दोगे? इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर ये लाइन मिली लिखी हुई इंग्लिश में तो तुम डायग्राम बना दोगे, और डायग्राम मिला तो ये लिखना है। और अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, क्योंकि ये सब तो क्या हो जाएगा? ये सब तो गिवन में आएगा, नहीं आएगा? ये सब तो गिवन में आ जाएगा। तो टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए ओ सी है और ये जो एंगल बी ओ सी है, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अब प्रूफ करने के लिए जब जाओगे तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसा कंस्ट्रक्शन करोगे? यहाँ पर एक लाइन बनाओगे ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, इसका नाम लिखोगे ओ डी, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? इसकी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, याद दिला देना। तो अभी तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो दिख रहा है यहाँ से, साफ दिख रहा है ना? तो क्या लिखोगे कि ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। आया समझ में? नहीं आया? इसका क्या मतलब हो गया? सच दैट कि एंगल बी, ओहो, क्या मतलब हो गया इसका? एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी कितने हो गए? 90 डिग्री। बताओ जब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है? 90, और ये भी कितना? 90। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? प्रूफ क्या करना था हमें, ये बताओ ज़रा, कि ये एंगल ए ओ सी और ये एंगल, इनका सम कितना हो गया? 180। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं है? चलो इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि लिखना है मुझे, फिर छोटा करके बनाता हूँ थोड़ा सा। ए बी है ना, ये क्या था? ओ, और ऐसे क्या था आपका? सी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बनाया? परपेंडिकुलर, मतलब ये 90, इसको क्या लिया? 90। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये कि फ्रॉम फिगर, फिगर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए ओ डी, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, और फिर बचा हुआ ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर हुआ है? क्या मैं इसको एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी के इक्वल लिख सकता हूँ? बाई दिस एंगल और प्लस दिस एंगल लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो अब देखो, फ्रॉम फिगर, फिगर से बताओ मुझे ज़रा कि ए ओ डी और सी ओ डी, ठीक है ना, ए ओ डी मतलब ये और सी ओ डी मतलब ये, बताओ ये किसके इक्वल होगा? ए ओ सी के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो इस पूरे को हटाकर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ए ओ सी लिख सकता हूँ, और इसको हटाकर क्या लिख सकता हूँ? बी ओ, बस ये तो है ही बी ओ सी, ठीक है। और ए ओ डी बताना ज़रा डायग्राम में कितना है? परपेंडिकुलर डाला था तो ये कितना है? 90, और ये कितना है? 90। तो बताओ ए ओ सी और बी ओ सी
कितना हो गया 180। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो मैं तुम्हें कुपड़ और पढ़े लिखे आदमी में अंतर बताता हूँ। जब मैंने तुम्हें ये बताया कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, ये लीनियर पेयर, इनका सम कितना हो गया 180, तो एक कुपड़ इस टाइप का होगा, उसे ये पता ही नहीं होगा, वो कोई दिक्कत नहीं, उस कुपड़ से कोई दिक्कत नहीं समाज को। एक कुपड़ होगा उसे ये पता होगा कि ये 180 होता है, लेकिन ये कैसे है 180 उसे नहीं पता, उसे आदत पड़ गई, किसी ने बताया और उसने मान लिया। पढ़ा लिखा समाज क्या कहता है कि जब उसे पता चला तो वो हमेशा इसकी खोज की इसकी खोजबीन करता है, कैसे, तो ऐसे, मतलब उसे साबित भी करना पड़ेगा। जब भी तुम कोई इंफॉर्मेशन समाज को दोगे, तुम कोई जानकारी दोगे, फॉर एन एग्जाम्पल तुम कहोगे देयर इज एन एलिफेंट इन दिस रूम, तो बर्डन ऑफ ट्रूथ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूवन, कि तुम्हें ऐसे ही थोड़ी कोई मान लेगा कि यहाँ पे एलिफेंट है, तुम्हें साबित करना पड़ेगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन तुम टीचर के थ्रू या किसी के भी थ्रू गैदर करो तो उसका प्रूफ होता है। हाँ, कुछ समय के लिए टीचर कई बार तुम्हें कुछ समझाने के लिए कह सकता है कि थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो मुझे क्वेश्चन कराने थे इसके ऊपर, मैंने कराया नहीं कराया इससे पहले, तो लीनियर पेयर के ऊपर अगर मुझे तुम्हें क्वेश्चन कराने हैं और बस मुझे फिर उस क्वेश्चन, मान लो ये कोई क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है आर, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और मैं आपसे कहूँ कि ये फाइंड करो, तो इस क्वेश्चन को कराने के लिए बस मैंने आपको बता दिया कि ये मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तो एंगल एक्स ओ आर और एंगल आर ओ वाई, इनका सम कितना है 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर, यानी कि लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। लीनियर मतलब हमेशा लाइन होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बनेंगे तो वो लीनियर पेयर होंगे, तो उनका सम कितना होगा 180। तो अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन कराता तो मैं सिर्फ इतना बताया था कि स्ट्रेट लाइन पर जब भी दो एंगल बनेंगे तो 180। तो पर्टिकुलर ये दो क्वेश्चन कराने के लिए मैं तुम्हें कह दूं थोड़ी देर के लिए कि मान लो इसके बाद बताऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना जरूर है, जानना जरूर है, इससे तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनोगे। मतलब अगर तुम्हें ऐसी आदत नहीं पड़ी तो फिर तुम कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे, ठीक है ना। हर चीज़ को मतलब हर चीज़ को मत करो तो फिर भी मैक्सिमम कोशिश करो, मतलब हर चीज़ का भी जुनून अच्छा नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो क्वेश्चन, वो थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ नहीं है, बस थ्योरम है, बट उन्हें कैसे प्रूफ करना है, कैसे आंसर आया वो नहीं है, अभी उन पर रिसर्च चल रही है। अगर तुमने भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो तुम उन पर इनाम है, मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने कई लाख डॉलर का इनाम रख रखा है, मतलब मिलीनियर बन जाओगे तुमने अगर वो कर लिया तो, तुरंत पैसा मिल जाएगा। बट ऐसा आदमी जो निचले स्तर का आदमी होता है वो ये बातें सुन के क्या करेगा, हाँ यार चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब वो इंसान भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो वो उस पैसे का वो काम नहीं करेगा जो अभी तुम्हारे दिमाग में है, वो उस पैसे को भी रिसर्च में लगा देगा, अपनी पढ़ाई में लगा देगा, कुछ ढूंढने में लगा देगा, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। जबरदस्ती एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है ना। जैसे गौतम बुद्ध की स्टोरी सुन के लोग जंगल भाग जाते हैं, जब तक अंदर वो सवाल परेशान ना करें तब तक कदम नहीं उठाना चाहिए, तब तक बस आत्ममंथन करते रहो, मतलब सोचते रहो मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों आया, मुझे क्या करना है, और बाकी काम पैरेलल करते रहो। ये क्वेश्चन करा तुमने आज मुझसे, तो वो क्वेश्चन रोज करो अपने आप से, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं, फिर कोई जवाब मिला, ठीक है, तो सुबह तो उठना ही है, नहाना तो है ही, खाना तो है ही, पढ़ना तो है, फिर सवाल पे और निखारते रहो। डेली वो सवाल का जवाब जो है और ज़्यादा बेटर या तो मिलता चला जाएगा, या जो जवाब मिला है वो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, कि आज ये मुझे 2% समझ में आया, कल को और 2% समझ में आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या करोगे इसमें, एक्स ओ आर की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स ओ आर कितना है 60 और आर ओ वाई कितना है हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे आर ओ वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो एंगल आर ओ वाई, एंगल लगा देंगे इसके आगे, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बताओ समझ में आया नहीं है? क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े, चलिए। तो हमने कौन सा टाइप पढ़ लिया था, पढ़ लिया हमने लीनियर पेयर। चलिए अब हम पढ़ेंगे, नंबर कौन सा था इसका, 9।
10 पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ टू एंगल्स A and B, if two angle A and B have their sum, यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, if sum of two angles A and B is equal to 90 डिग्री, कितना हो जाए 90, then angle A and B are said to be complementary angle। आया समझ में नहीं आया? If sum of two angles A and B is equals to 90 degree, then A and B are said to be complementary angles। कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? पक्का? तो ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल A और एंगल B इनको प्लस करा हमने और ये कितना हो गया 90, ठीक है ना। तो फिर हम A और B को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ कि A एंगल 30 है तो बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। A एंगल कितना बता दिया मैंने 30, क्या करोगे फिर इसमें रख दोगे तो दूसरा एंगल B मान लोगे। तो और पता ही है कि A और B कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा। तो A कितना है 30 और B कितना है पता नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो फिर क्या करोगे, B इक्वल्स टू 90 माइनस 30, तो B कितना हो जाएगा आपका 60। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी नहीं है? आ गया आंसर? चलिए अब जरा ऐसे समझो और कैसे बता सकते हैं। देखो ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया कि मेरे पास दो एंगल हैं, लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल B को देखो तो मैं ये कहूँ कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो एक आंसर तो ये हो गया कि 60। क्या ये इसका आंसर नहीं है 90 माइनस 30? ये भी तो इसका आंसर है। तो यहाँ से अगर मैं ये कह दूँ कि आपके पास एंगल X है और मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ X पूछूं तो फिर क्या तुम इसे 90 माइनस X नहीं कह सकते? कह सकते हो नहीं? और ये भी ऐसे ही आ जाएगा भाई, A एंगल प्लस B एंगल कितना 90, तो A कितना है X और ये B है तो ये कितना हो गया 90, तो B कितना हो गया 90 माइनस X और B क्या था बताओ, B को क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A। भाई यहाँ पर 60 को क्या कहोगे, भाई एक तरफ 30 है और एक तरफ 60, दोनों का सम कितना हो गया 90। 30 इसका क्या लगा और 60 इसका क्या लगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या मैं 30 को 90 माइनस 60 नहीं लिख सकता? क्या मैं 60 को 90 माइनस 30 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब 30 को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो और 60 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो और ये इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। आगे समझ में? तो किसी भी एंगल का अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है, वो कहता है एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस एक्स। समझ में आई बात या नहीं? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ 90 माइनस 30। भाई इसमें तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे 60 भी कह सकते हैं। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 भी है और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 30 भी है। कौन सा ज़्यादा सही है? 90 माइनस 30, क्योंकि ये क्या है कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कॉन्सेप्ट। अगर डायरेक्टली मैं कहूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये स्पष्ट नहीं कर रहा बात को, लेकिन मैं ये कहूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 30 है तो ज़्यादा स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि 90 माइनस 30 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है?
क्योंकि 90 माइनस 30 को और 30 को प्लस करो तो 90 आ जाएगा जी। भाई जैसे मैं आपसे पूछूं कि x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 90 माइनस एक्स, तो यानी ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री तो इनका प्लस कितना होना चाहिए 90। सॉल्व कर लो भाई, x प्लस 90 माइनस एक्स, एक्स कट गया, आंसर कितना आ गया 90। यानी ये फर्स्ट एंगल और ये सेकंड एंगल का सम कितना हो गया 90। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब भी कभी तुम्हें एक एंगल, जैसे तुमसे पूछा कि 20 दे रखा है और वो तुमसे एक लाइन में पूछना चाह रहा है कि भैया इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो आप डायरेक्ट क्या कहोगे 90 माइनस 20। या फिर कैसे करोगे कि एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल को x मान लो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों को प्लस करके किसके को लग दो 90 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस 20 आएगी। तो वही देखो, हाँ इसे सॉल्व करके हम क्या ले सकते हैं 70। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 70, और इसको और क्या ले सकते हैं हम 90 माइनस 20। बताओ क्लियर हुआ नहीं? देखो जब तुम मल्टीपल्स एंड फैक्टर पढ़ रहे हो, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। वहाँ मेरी पूरी पढ़ाई का यही सिद्धांत है, अगर ये तुमने सीख लिया तो फिर तुम्हारी जो तुम्हारी पढ़ाई छूटी हुई है ना, या तुम्हारी पढ़ाई में जो स्लोनेस है ना, ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी, क्योंकि रिवीजन नहीं करना पड़ने का। फिर ये जो तुम्हें अभी एक चैप्टर 2-3 बार करना पड़ता है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। फिर कोई चीज एक बार पढ़ ली खत्म, क्योंकि फिर उसे उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा करोगे, ये प्लस माइनस नहीं समझोगे। अभी तुम्हारे साथ के जितने भी बच्चे इसको पढ़ेंगे वे 90 में से 20 माइनस करके जो ये आ रहा है, ये 90 में से 20 माइनस करने को समझ रहे हैं, समझना। जबकि क्वेश्चन है कि 90 में से 20 माइनस करना है। माइनस करना तो तुम्हें आता ही, तो फर्स्ट क्लास में सिखाते हैं। क्लियर हुई है बात? अगर कोई तुमसे ये पूछे कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि मैं मुझे सब्ट्रैक्ट करना आता है, जब बात इंपॉर्टेंट ये है कि 20 90 में से माइनस करना है 20 में से। और ये किसे पता होगा कि 90 में से 20 माइनस करना है? जिसे कॉन्सेप्ट पता होगा कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, मान लो इसका कॉम्प्लीमेंट्री x है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका प्लस 90 होगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 20। ये 90 माइनस 20 क्या है x का कॉम्प्लीमेंट्री। तो भाई ये तो मैं तुम्हें दो अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि किसी भी एंगल का, सॉरी 20 का क्या हो गया x कॉम्प्लीमेंट्री, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 माइनस 20। तो वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ इसे सॉल्व कर सकते हैं तो लिख दो 70। अब एक ये भी कह सकते हो कि 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 70, आया कहाँ से 90 माइनस 20 से। ठीक है, अभी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या उलझा के बोल रहे हैं, इसी को क्लियर कर लो एक बार बस। अगर तुमने ये एक बार क्लियर करना सीख लिया ना, तो फिर जो कंपटीशन बेस्ड पढ़ाई है या बोर्ड लेवल की पढ़ाई है या जो भी तुम पढ़ोगे, ज़्यादा मत पढ़ो थोड़ा पढ़ो, तो फिर ये जो नींद आती है, ये जो पढ़ते हुए जो मज़ा नहीं आता ना, रोमांच पैदा नहीं होता, वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है नहीं? ठीक है। बहुत से ऐसे उथला मतलब ऊपर की पढ़ाई पढ़ेंगे, वो कहेंगे एक ही तो बात है 90 माइनस 20 और 70 एक बात नहीं है भाई। 70 निकालना मतलब तुम कैसे 70, तो 100 में से 30 माइनस कर दो तो भी 70 आ जाएगा जी। तो 70 का कोई मतलब थोड़ी बन रहा है यहाँ, मतलब बन रहा है कि 90 माइनस 20 होना चाहिए अगर 20 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा हो तो। और ये बात किसे पता होगी कि 90 में से 20, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन पता होगी। बस ऐसी सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये कौन सा नंबर हो जाएगा इसका 11। बताओ सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है नहीं? तो अगर अब तुमसे पूछे कोई कि 20 का सप्लीमेंट्री बताओ, तो क्या करोगे 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा 160। 30 का पूछे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 30, ठीक है, कितना हो जाएगा 150। बताओ समझ में आया नहीं है? x का पूछे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स। लेकिन अगर हमें जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 120, ऐसे आ जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, वो तो डायरेक्ट मैंने समझाने और बताने के लिए कर दिया। वो कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 120 डिग्री, तो क्या लिखोगे लेट द एंगल बी, ये लेट द सप्लीमेंट्री ऑफ 120 बी एक्स, या फिर x डिग्री। तो एक एंगल आपने x मान लिया और एक कितना है 120, और दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री, तो दोनों का सम कितना होगा 180। यहाँ क्या लिख दोगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। रीज़न कि मैंने इन दोनों को प्लस करके 180 क्यों लिखा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री। बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी
180 माइनस 120। बताओ 9th क्लास के बच्चे के लिए क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुआ है नहीं हुआ? और देखा जाए तो 9th क्लास के बच्चे के लिए तो क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इससे आगे का तो 7th 8th 6th, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 160। बताओ यहाँ तक 60 होगा, सॉरी कितना होगा 60। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया आंसर। आगे सबको समझ में नहीं, ठीक है। अब देखो यहीं पर वो एग्जाम में तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी कर सकता है कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये सर्किल है, ठीक है ना। इस सर्किल के तुम्हें कितने पार्ट्स कर दो, 4 इक्वल पार्ट्स कर दो। तो ईच इक्वल पार्ट्स को क्या कहेंगे हम लोग 90 डिग्री राइट एंगल कहेंगे। तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया आपका 90। तो ये जो 1/4 आया या पूरा सर्किल आया है, ये कितना होता था 180, ये कितना होता था 270। भाई 90 प्लस करते हुए चलेंगे, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये कितना हो जाएगा आपका 360। तो अगर मैं इसका मतलब ये जो पूरा सर्किल है इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ 60। भाई 4 पार्ट में भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 4 पार्ट में करता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये पार्ट जो बना इसको मैं कहूँगा राइट एंगल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा 360, तो फिर जो ये एक पार्ट बनेगा इसको मैं क्या कहूँगा 1 डिग्री। क्या कहूँगा मैं इसको? बताओ समझ में आया नहीं आया? फिर ये जो 1 डिग्री बना, ये 0 और ये 1 डिग्री, मैंने इसको भी क्या कर दिया, इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया 1 2 3 1 2 3 कितने पार्ट्स में 60 पार्ट्स में। तो फिर जो इसका भी एक छोटा पार्ट बना उसको कहूँगा मैं 1 मिनट। उस एंगल को क्या कहूँगा मैं, और उसका सिंबल क्या होगा ये 1 मिनट का सिंबल होता है। ये 5वीं 6वीं क्लास में क्वेश्चन आते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है ये, इसको भी मैंने क्या करा, इसको भी मैंने 0 से फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और अब जो इसका एक आंसर आएगा, एक पार्ट आएगा, उस ईच पार्ट को क्या कहूँगा मैं 1 सेकेंड। क्या कहूँगा उसको 1 सेकेंड। और डिनोट किससे करूँगा 1 के सामने 2 डॉट लगाऊंगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। ये सिंबल किसका है मिनट का। 1 डिग्री जो भी एंगल होगा, मान लो ये 1 डिग्री एंगल है, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है तुम्हें 60, और उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा मिनट। और 1 मिनट है तो उसको भी 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो फिर वो 60 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्वेश्चन बना देता है वो इसके ऊपर कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 26 डिग्री 33 मिनट और 59 सेकेंड। बताओ यहाँ तक समझ में आया? पहले तो ये समझो कि ये एक एंगल है या नहीं है, और इसका क्या पूछा उसने हमसे, और किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 26 डिग्री 36 मिनट और 59, यहाँ 2 डॉट आएंगे यानी 2 कॉमे आएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा सेकेंड। बताओ कितना होगा 90 डिग्री में से इसे क्या कर दोगे माइनस। बताओ ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस अब तुम्हें क्या सीखना है, माइनस करना। माइनस कैसे करेंगे, जैसे छोटे बच्चे करते थे। तो इसमें डिग्री है लेकिन इसमें क्या नहीं है, मिनट नहीं है। क्या नहीं है, सेकंड। तो हमने 0 लिख लिया। क्या माइनस करना है 26 33 मिनट और 59 सेकेंड। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। और हमें करना है माइनस। बस इसे ध्यान से देख लो वरना होगा नहीं तुमसे। 0 में से तो ये माइनस होगा नहीं, तो हमें यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा। यहाँ भी नहीं तो हमें यहाँ से 1। तो जब यहाँ से 1 कैरी करोगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। 1 डिग्री क्या हो जाएगा, कम। और वो जब 1 डिग्री इधर जाएगा तो मिनट में कितना बन जाएगा वो 60 मिनट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? फिर यहाँ से 1 कैरी लोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये 59 मिनट। और यहाँ कर वो क्या बन जाएगा 60 सेकेंड। बताओ समझ में आया नहीं आया? अब 60 में से 59 जाएगा तो क्या बचेगा 1 सेकेंड। और इसमें से जाएगा तो 6 और ये 2 तो 26 मिनट। और इसमें से 6 3 और ये 6 ये डिग्री। यानी ये जो आंसर आया, ये जो गिवन एंगल था उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ समझ में आया नहीं आया? इसका सप्लीमेंट्री भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हुआ? ठीक। कौन सा पॉइंट लिख लिया था हमने?
11th। देखो 12th देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमने पढ़ ली थी, तो एंगल का खेल खत्म हो गया अब हमारा। वर्टिकल अपोजिट भी पढ़ लिया हमने, अब कोई एंगल नहीं रहा है, एंगल हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है जी, एंगल कोई भी नहीं रहा है अब हमारा। अब हम पढ़ेंगे आपका पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। देखो ये दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो एक तो चलती है डेफिनेशन छोटी क्लासेस में समझाने के लिए, तो वो कैसी होती है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मान लो L कह दो, और एक स्ट्रेट लाइन ये है, और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, ये कभी भी आपस में क्या ना करें, इंटरसेक्ट। तो ये हो गई आपकी पैरेलल लाइन। लिखते कैसे हैं हम इसे कि L इज पैरेलल टू M, ऐसे लिख देते हैं। ये बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कि ये लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, तो यानी इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो फिर ये क्या होंगी, पैरेलल। छोटी क्लास की डेफिनेशन। मेन डेफिनेशन होती है कि इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है ना, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपने इनके बीच में ये इधर भी 90 डिग्री, ये इधर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, और ये डिस्टेंस क्या है आपस में, इक्वल। यानी इन दोनों लाइन में अगर 3 सेंटीमीटर का अंतर है तो हमेशा 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा। 2 का है तो 2 का ही रहेगा, 4 का है तो 4 का। जैसे रेल होती है, ट्रेन की पटरी, अगर उनका डिस्टेंस कहीं पे बढ़ जाए तो ट्रेन तो उतर जाएगी पटरी पे से, तो वो कैसी रहती हैं आपस में, पैरेलल होती है। कैसी होती हैं, पैरेलल, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई, पक्का? ठीक है। अब लेकिन तुम्हें डेफिनेशन छोटी क्लास में क्या बताई जाती है कि दो लाइन आपस में कभी भी ना मिले, मतलब जैसे ये दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं, ये पॉइंट क्या है अब इनमें, कॉमन, तो ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है ना। तुम्हें छोटी क्लास में तो यही पढ़ा जाता है कि ये इंटरसेक्टिंग हो गई और ये लाइन आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, ये दोनों लाइन, तो ये क्या हो गई, पैरेलल। लेकिन अब मुझे एक बात बताना कि ये जो लाइन है L, और इसी के ऊपर मैंने एक और लाइन बना दी M, तो बताओ ये L और M कैसी लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं कॉन्साइडिंग लाइन। L एंड M आर कॉन्साइडिंग लाइंस, इनको क्या बोलते हैं, कॉन्साइडिंग। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये बताओ मुझे, डेफिनेशन लगाओ इनकी, क्या ये पैरेलल होंगी या ये पैरेलल नहीं होंगी, बताओ। डेफिनेशन क्या है पैरेलल लाइन की, एक डेफिनेशन तो बच्चों वाली है कि कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उस और वो मिलनी नहीं चाहिए, तो उस डेफिनेशन से तो ये गलत हो गई, ये पैरेलल नहीं होंगी। बट मैं कह रहा हूँ ये पैरेलल होती हैं, क्योंकि डेफिनेशन कौन सी है कि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो बताओ इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, पैरेलल। और ये डेफिनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जल्दी से, मतलब बड़ी क्लास में ही पढ़ाएंगे इसके बारे में, और शायद बड़ी क्लास में भी ना पढ़ाएं, मतलब क्योंकि बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में कहीं आएगा तो पढ़ा देंगे। ठीक है, इनको कॉन्साइडिंग लाइन भी बोलेंगे, यानी कॉन्साइडिंग लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि इन्हें कितना भी आगे प्रोड्यूस कर लो, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम 0 है, तो भी तो सेम ही हो गया ना। अब आई समझ में नहीं आई? स्कूल लेवल पे कोई पूछे तो पहले कौन सी डेफिनेशन बताओगे, ये कि दो स्ट्रेट लाइन, तो तुम कुछ मत बताना, तुम सिर्फ ये बोल देना कि दो स्ट्रेट लाइन जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अगर टीचर ने ये वाली डेफिनेशन रट रखी है तुम्हारे कि उनमें कोई पॉइंट कम, तब भी सही है। बताओ अगर वो ये इमेजिन कर रहा है तो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है या नहीं, और उसे दोनों पता है, तो भी तुमने उसका आंसर दे दिया। तो तुम्हें कौन सी वाली डेफिनेशन बतानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, थक गए तुम लोग अब। ठीक है, चलो इतना पढ़ो पहले से।